कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों, जड़ों से कटा हुआ दरख्त कभी भी फल और साया नहीं दे सकता। ऐसे ही वो कौम जो अपनी बुनियादों से हट गई हो, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान की तारीख 1947 से शुरू होती है, जबकि हमारे आबाओ अजदाद 1947 से पहले भी थे। हमारे आज भी कई बुजुर्ग 1947 से पहले थे, तो क्या वो हमारे नहीं हैं? वो हमारे ही हैं। असल में हम जिस खिता ज़मीन पे रहते हैं, यहाँ पर इंसानों की तारीख 6000 साल से ज़्यादा पुरानी है। तारीख में दोस्तों बताया जाता है कि कैसे कैसे किन किन कौमों ने किन किन हालातों का सामना किया और उन्हें क्या क्या करने से क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हुए। हम उनके उन हालातों के माजी मुस्तकबिल सब देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक काम का मंसूबा बनाया, फिर उन्होंने उस काम पे अमल किया और फिर उसके क्या नताइज आए। उनको हम पढ़ के उनसे सबक लेके माजी में हम दुरुस्त आइडियाज उनसे ले सकते हैं और उन नुकसानात से बच सकते हैं जो उन्होंने उठाए थे सिर्फ उनकी तारीख पढ़ के। बरसगीर की तारीख पर मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ, जिसकी 2 किस्तें बन चुकी हैं। जब बरसगीर की इब्तदाई तारीख जहाँ से शुरू हो रही है, वादी सिंध की तहजीब, जिसमें 3800 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह तक का दौर बयान किया गया है कि कैसे वादी सिंध की तहजीब परवान चढ़ी और अरूज पहुंचा और कैसे ज़वाल तक पहुंची। फिर 1500 से 700 इसकी दूसरी किस्त में 1500 से 700 कबल मसीह तक का दौर बयान किया गया है कि कैसे इस दौर में आर्याज यहाँ पे आए और उन्होंने मुकामी लोगों को गुलाम बनाया। आर्याज के अरूज व ज़वाल की इसमें मुकम्मल कहानी बताई गई है। 1500 कबल मसीह से 700 कबल मसीह तक। आज हम हिस्ट्री ऑफ बरसगीर में 700 कबल मसीह से 332 ईस्वी तक के दौर को देखेंगे। कैसे सिकंदर आजम ने यहाँ पे बरसगीर पे हमला किया। ये यूरोप की तरफ से पहला हिंदुस्तान पे हमला था जो सिकंदर आजम ने किया। कैसे टुकड़ों में बटे भारत को अखंड भारत बनाया गया और किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और उन्होंने अपनी हुकूमत यहाँ पे कैसे बनाई? मैं हूँ आफताब गिल और आज की इस वीडियो में आप यही सब जानें। 1000 कबल मसीह में जब आर्या यहाँ पे पूरे अरूज से बरसगीर पर इन्हें वादी सिंध के लोगों को गुलाम बना के हुकूमत कर रहे थे, तो लोग इनके लाए हुए हिंदमत मजहब से बहुत तंग आ चुके थे। हिंदमत की वजह से लोगों की जिंदगी अजाब बन के रह गई थी। इनकी जात पात की तकसीम से लोग बहुत उकता चुके थे। ये 4 हिस्सों में लोगों को डिवाइड करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण थे वो मजहबी पेशवा और मजहब के आलिम होते थे। क्षत्रिय वो थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम करते थे। वैश्य
राजा दूसरे राजा से करता है। इस जवाब से सिकंदर आजम बहुत खुश हुआ। उसने इसका शहर इसे वापस कर दिया। सिकंदर आजम ने जो जो इलाके फतह किए थे वहां पे अपने जर्नैल मुकर्रर किए और यहाँ से वापस यूनान की तरफ रवाना हो गया। जहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जब सिकंदर आजम राजा पोरस की फौज से लड़ रहा था तब एक तीर सिकंदर आजम की कमर में भी लगा था। वो उस तीर से काफी जख्मी था। जब वो यूनान वापस जा रहा था तो वो इस तीर के जख्म से बीमार पड़ गया और वो वापस यूनान तक ना पहुंच सका। वो रास्ते में ही इंतकाल कर गया। जब इस बात की खबर यहाँ हिंदुस्तान में लगती है और पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल जाती है कि सिकंदर आजम अब मर चुका है, तो उसके जर्नैलों ने जहाँ जहाँ कब्जा किया हुआ था वहाँ पे बगावतें होना शुरू हो जाती हैं। इनकी गिरफ्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ऐसे हालात में भारत जब टुकड़े टुकड़े हो चुका था, भारत कई टुकड़ों में तकसीम था, तो वहीं पे जो राजा अपने अपने रियासत के मालिक थे वो दूसरी रियासत को मिला के अखंड भारत बनाना नहीं चाहते थे। जहाँ पे यूरोपियंस कब्जा करके बैठे हुए थे वो उनसे जंग करने को तैयार नहीं थे। लेकिन यहाँ पे किरदार अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी हुकूमत फिर कैसे बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य असल में दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य है क्या। चंद्रगुप्त मौर्य शागिर्द है चाणक्य आचार्य। चाणक्य आचार्य एक ब्राह्मण थे। वो जमीन को अपनी माँ की तरह समझते थे और वो कहते थे कि भारत हमारी माँ है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम ना करें और जो इसके छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं इनको जोड़ के अखंड भारत बनाया जाए, ताकि यूरोपियंस या किसी भी और मुल्क की यहाँ पर हमला करने की जरूरत ना पड़े। वो इस मकसद के हसूल के लिए मुख्तलिफ राजाओं के पास जाते, लेकिन उन्हें नाकामी के साथ साथ बेइज्जती भी करवानी पड़ती थी। उस वक्त सबसे ताकतवर रियासत भारत हमारी माँ है और हमारी माँ के टुकड़े मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें मिल के अखंड भारत का क़याम करना चाहिए। जिस थे, लेकिन उनका मेन मकसद अखंड भारत का क़याम था और जालिम हुक्मरानों से आज़ादी था कि यहाँ पे अवामी राज हो, अवाम की हुकूमत हो, अवाम पे जुल्म ना किया जाए। जब इनकी फौज तैयार हुई तो इन्होंने राजा धननंद से जाके मुकाबला किया। जब इन्होंने राजा धननंद से मुकाबला किया तो इनकी 90% फौज वहीं पे मारी जाती है। जब वहाँ पे इनकी फौज मारी गई तो ये वहाँ से किसी तरह से चंद लोग और चाणक्य आचार्य और चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से जान बचा के निकल आए और फिर से ये जो है वो स्ट्रगल करने लगे। अब इन्होंने वहाँ पे जाती तौर पे खुद जाके जंग लड़ने की बजाय
وہاں پہ جاسوسوں کو بھیجا. اب دو اس وقت طاقتور ترین امپائر تھے. ایک کی جان کا سودا یوں کیا کہ یونانیوں نے جہاں پہ جو جو علاقے اپنے قبضے میں لیے ہیں وہ چھوڑ کے واپس لوٹ گئے. اسی صورت میں جرنیل سلیوکس کو چھوڑا جائے گا. سو انہوں نے کابل قندھار کا علاقہ چھوڑا اور وہ واپس چلے گئے. اس طرح چندرگپت موریہ کے پاس کابل اور قندھار بھی آ گئے. چندرگپت موریہ نے بہار پٹنہ پر بھی قبضہ کر لیا اور ایک ایک ریاست پہ قبضہ کرتے کرتے انہوں نے اکھنڈ بھارت کا قیام کیا. چندرگپت موریہ نے جو حکومت قائم کی اس میں عوام کے لیے بہت ساری سہولتیں رکھی گئی تھیں. اس دور میں انہوں نے عوام تو عوام جانوروں کے حقوق بھی قائم کر دیے. چندرگپت موریہ نے موریہ سلطنت کا قیام تو کیا لیکن اس کا اختتام ان کے پوتے اشوک گپت موریہ نے کیا. موریہ سلطنت 137 سالوں تک برصغیر پہ حکومت کرتی رہی. یہ برصغیر پر سب سے طاقتور اور عوامی حکومت تھی. اس دور میں بدھ مت نے خوب ترقی کی. بدھ مت اس دور میں ہندوستان کے علاوہ چائنا، جاپان اور منگولیا تک پھیل گیا تھا. چندرگپت کے بعد اس کا بیٹا بندوسار تخت نشین ہوا اور اس نے حکومت سنبھالی. اس کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا اشوک گپت موریہ، چندرگپت موریہ کا پوتا، وہ تخت نشین ہوا. اس نے تخت نشین ہوتے ہی حکومت کو اور مضبوط کیا، ٹیکس کا نظام ٹھیک کیا اور سزائیں مضبوط کی اور عوام کو مزید سہولیات بھی اس نے دی. رہا
लेकिन जैसे ही उनकी बनाई मौर्य सल्तनत खत्म हुई, वैसे ही अखंड भारत भी टुकड़ों में बिखर गया। 223 कबल मसीह में जब अशोक गुप्त मौर्य वफात पाते हैं, इसके बाद 332 ईस्वी, इस दौरान जो अरसा बनता है वो तकरीबन 550 साल से ज्यादा ही बनता है। इस दौरान कोई हुकूमत मजबूत यहाँ पे नहीं बन सकी, और जो अशोक गुप्त मौर्य के जानशीन थे, उन्होंने छोटी छोटी हुकूमतें कायम करके उनकी औलादें ही आगे हुकूमत करती रही, और ये निज़ाम 500 साल से ज़्यादा तक चलता रहा। 500 साल तक अखंड भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहा, और इसके बाद वो कौन थे जिन्होंने फिर भारत को एक बार अखंड भारत बनाया। गुप्ता सल्तनत का क्याम कब, कैसे और किसने किया? ये गुप्ता हुकूमत आप वो ना समझ लीजिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। गुप्ता हुकूमत बन रही है 332 ईस्वी में, जबकि मौर्य सल्तनत खत्म हो रही है 223 कबल मसीह में। इस दौरान 500 साल से ज्यादा का अरसा बन रहा है। ये गुप्ता हुकूमत कैसे बनी, इसने कैसे टुकड़ों में बटे भारत को फिर से अखंड भारत बनाया, ये सब आप जानेंगे हिस्ट्री ऑफ बरसगीर की चौथी किस्त में।